हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम अपने दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो अब थोड़ा सा कम सा है, जिससे आपका सिलेबस मुझे ये लगता है कि कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। यानी कि अब हम आप कमर कस लीजिए और हमारे साथ दो दो क्लासों को लेके चलते हैं हम। यार दिन में 3 भी हो सकती हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। 5 से 10 मिनट की क्लास होंगी, ज़्यादा मैं चीज़ें आपको लंबी चौड़ी खींचने की मेरी पुरानी आदत नहीं है। तो आपको जो अप्रोप्रिएट चीज़ है वही मैं बताऊंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है यानी कि हमारा जो पहली यूनिट का चौथा पार्ट चल रहा है, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स है आज का जो टॉपिक है। पहला टॉपिक प्रोफेशनल इथिक्स। भाई, इथिक्स क्या है? सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, इथिक्स क्या है? इथिक्स क्या है? कोई बता सकता है इथिक्स क्या है? और लाइब्रेरी की उसमें प्रोफेशनल इथिक्स क्या होती है? यानी कि लाइब्रेरी यानी कि इथिक्स क्या होती है? कोई बता सकता है? आपने एक नाम सुना होगा, किसका? नीति शास्त्र का। यानी कि नीति शास्त्र जो होता है वो एज ए लाइब्रेरी में एक तरह से, जैसे हम यूपीएससी में नीति शास्त्र पढ़ते हैं, वैसे ही प्रोफेशन के दौर में है। यानी कि उसमें किसके तौर पे पढ़ते हैं? वहाँ पे एडमिन्स के तौर पे हमें नीति शास्त्र पढ़ना होता है। और नीति शास्त्र के जरिए ही बच्चे को या फिर एक जो आईएएस बनने वाला है उसके विचारों में या आचरणों में परिवर्तन लाया जाता है। तो वही जो चीज़ें होती हैं वही हमें लाइब्रेरी के तौर पर पढ़नी होती है। यानी कि आचरण और विचारों को परिवर्तन करने वाला जो होता है नीति शास्त्र। यानी कि एक शब्द में कहें, इथिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिकता या फिर नैतिक सिद्धांत, कुछ भी कह लीजिए। नैतिक सिद्धांत कह लीजिए, नीति शास्त्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एक तरह से आचरण और विचारों का आदान प्रदान को ही नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चलते हैं। अब प्रोफेशन तो आपको पता ही चलेगा, नीति शास्त्र यानी कि देखिए, नीति शास्त्र भी लिख लीजिए, नीति शास्त्र। तो क्या कहते हैं इथिक्स को? नीति शास्त्र। अब हमें लाइब्रेरी में इसकी क्यों ज़रूरत है? यानी कि क्या आपको लाइब्रेरी के इस पेपर में इसकी ज़रूरत है, या फिर कभी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बनने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, लाइब्रेरियन कौन है? व्यक्ति है या मानव है? तो मानव किसके प्रति, यानी कि मानव मानव के प्रति व्यवहार प्रकट करेगा, या मानव ही मिलेंगे? उस एलियन तो मिलेंगे नहीं, बच्चे ही तो मिलेंगे, और वो भी कभी एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से जब डील करनी होती है तो आपको जो काम आती है वो आती है इथिक्स काम। इथिक्स का मतलब ही यही है, उसका जो नीति है, उसके जो आचरण है, विचार है, वो काम आती है जब हम इथिक्स को पढ़े होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का, किसी लाइब्रेरियन का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो क्या सामने वाले के प्रति अच्छा व्यवहार कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अपने जो लाइब्रेरी के कर्तव्य हैं वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे आईएएस में ये कहा जाता है कि आप रिश्वत नहीं लोगे, पर बहुत से आईएएस हैं जो लेते हैं। तो क्या उन्होंने नीति शास्त्र का ये पेपर क्लियर नहीं किया? किया है। और बहुत से इतने पावरफुल होने के बाद भी उनको कोई भी व्यक्ति पैसों के दम पर नहीं खरीद सकता। इतने अच्छे भी आईएएस हैं। तो आईएएस मतलब एडमिन के दौर में भी, या फिर आप जब लाइब्रेरियन के दौर में भी जाएंगे तो आपका जो नीति शास्त्र का फैक्ट है वो आपके सामने आना चाहिए। तो उसी से आपका आचार विचार प्रकट होता है, उससे आपके विचारों का पता चलता है। तो यही चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। यानी कि हमें क्या पढ़ना है? प्रोफेशन इथिक्स, यानी कि लाइब्रेरियन की प्रोफेशनल इथिक्स जो पढ़नी है। तो अब चलते हैं आगे। चलिए, इसको मिटा देते हैं।
ये आपको यहाँ सब समझ में आ गया। अब आता है एम क्या होता है इसका, यानी कि एम क्यों है, एम क्या है। एक तरह से एम उद्देश्य क्या है इसके, बेटर सर्विस, यानी कि एक क्या आएगा, बेटर सर्विस। भाई बेटर सर्विस प्रोवाइड होगी तभी तो यूज़र को, किसको, यूज़र को, ठीक है। और क्या चीज़ होगी, ज्ञान का विकास, लाइब्रेरी का विकास, का विकास आदि। तो ये है इसके नीति शास्त्र के एम, एक तरह से एम ही कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए। अब आता है हमें नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, एक तरह से आवश्यकता क्यों है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आवश्यकता, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो हमारे जो पैक्ट हैं, पहले उससे उससे पहले एक तरह से आवश्यकता से पहले एक चीज़ें पढ़ लेते हैं, यानी कि विशेषता, विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषता, विशेषता क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि जब इथिक्स होंगी और इसके द्वारा, यानी इथिक्स के, जब इथिक्स के द्वारा लाइब्रेरियन के, यानी कि लाइब्रेरियन क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो वो क्या चीज़ सीखेगा, वो सामने वाले के प्रति व्यवहार में, उसका आचरण और विचार में परिवर्तन आएगा। यानी कि पहली लाइन, पहला क्या होगी, विशेषता की, उसके विचारों में परिवर्तन आएगा इसके द्वारा, विशेषता। इसे और छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में, विचारों में परिवर्तन। और क्या होगा, पाठक, या विशेषता क्या होगी भाई, जब इथिक्स मजबूत होंगी उसके परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा। इम्प्रूव, यानी कि एक तरह से इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर स्टूडेंट, इम्प्रूव योर लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें आएंगी। यानी कि एक तरह से विशेषता इसकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। पर्सन, जब बच्चे को उसकी अच्छी अच्छी आदतें लगेंगी, उसका बिहेवियर अच्छा लगेगा, तो क्या होगा, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का विकास होगा। फिर क्या होगा, और क्या विशेषता है इसकी, भाई जब इथिक्स अच्छे होंगे तो क्या होगा, जब इथिक्स अच्छे होंगे तो लाइब्रेरीशिप का विकास होगा, लाइब्रेरीशिप एक्टिव होगी, लाइब्रेरी में मैनी पीपल्स आने शुरू हो जाएंगे, इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा, एलिव, यानी कि कीप लर्निंग वाला प्रोसेस बढ़ेगा, यूज़फुलनेस होगी, फुलफिलनेस होगी, और सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। यानी कि उसकी विशेषता ये है। इथिक्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, इथिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरी में कि जिससे कि सामने वाले के प्रति लाइब्रेरियन का बिहेवियर अच्छा रहे, उसका व्यवहार में परिवर्तन आए, और लाइब्रेरी में जुड़ते चले जाएं लोग। यानी कि उसने शुरू करी थी एक किताब से और पाठक थे 10, उसका विकास हो 20, 30, 40, 50। यानी कि आपने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से पढ़ा है ना, कि लाइब्रेरी का विकास होना, फिर लाइब्रेरी के कर्मचारियों का विकास होना, तो वो चीज़ यहाँ पर इथिक्स से ही होगी हमारी अप्रोप्रिएट, ठीक है। लास्ट आता है आवश्यकता, आवश्यकता भी इसलिए, सबसे पहली आवश्यकता, आवश्यकता, सबसे पहला लाइब्रेरी का विकास, यानी कि लाइब्रेरी का विकास, लाइब्रेरी MEMBR मेंबर का विकास, स्टूडेंट का विकास,
और क्या इंपॉर्टेंट होगा बताइए जल्दी भाई। इथिक्स क्यों, अब आपको इथिक्स समझ में आ गई। इथिक्स से जब आप चीज़ों को बनाना सीखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जब इथिक्स हमारी ज़रूरी हो गई, यानी कि लाइब्रेरी में इथिक्स हमने सीख लिया, यानी कि नैतिकता सीख ली। नैतिकता से क्या होगा, सामने वाले के प्रति व्यवहार होगा तो लाइब्रेरी का विकास होगा। सामने वाला का अच्छा व्यवहार होगा तो लाइब्रेरी मेंबर्स बढ़ेंगे। सामने वाले के प्रति अच्छा शिष्टाचार होगा तो स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। यही कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा एक गोलगप्पे वाले की हम जब स्वाद ले लेते हैं तो चाहे वो किसी भी कोने में आपके घर से कितने किलोमीटर हो, आप वहीं जाकर गोलगप्पे खाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही लाइब्रेरी में आपको स्वाद लग जाएगा लाइब्रेरी का, कि वहाँ पर जाकर फीस भी अच्छी है, मतलब कम है, वहाँ पर सुविधा भी सारी है, उसका लाइब्रेरियन का बिहेवियर भी अच्छा है, बुक भी प्रोवाइड हो जाती है टाइम से। तो जब आपको वो सुविधा लग जाएगी, यानी कि वहाँ के जो नैतिकता है वो पूरी हो जाएगी लाइब्रेरियन की और लाइब्रेरियन की, यानी कि जब चीज़ें पूरी होंगी तो ड्यूटीज़ ऑफ, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ द बुक्स, ड्यूटीज़ ऑफ द रीडर, ड्यूटीज़ ऑफ द स्टाफ, ड्यूटीज़ ऑफ द प्रोफेशन, ड्यूटीज़ ऑफ द हिमसेल्फ, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या आपको पता है, यानी कि लाइब्रेरी देखिए, अगर चलिए हम इसे भी लिख देते हैं भाई, देखिए ड्यूटी टू सॉरी रीडर, बुक्स 5 6, ये आ जाएगा इसका स्टाफ, यानी जो अभी मैंने ऊपर बताया यहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ और हिमसेल्फ। ये आपका किसकी आवश्यकता या फिर एक तरह से अकॉर्डिंग अकोमोडेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपका छोटा सा चैप्टर है बस। इथिक्स में सीधे सीधे जब आप इथिक्स का मतलब जान जाएंगे, यानी नैतिकता या नैतिक शास्त्र हमें क्यों जरूरी है, सामने वाले के आचरण और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए हमें नैतिकता का ज्ञान जैसे आप कहते हैं कि बच्चों चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गंदी बात है, तो ऐसे ही लाइब्रेरियन को ये रखना चाहिए कि गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार करना गंदी बात है। तो इसलिए हमें बड़े होकर ये सब चीज़, आप मान लीजिए आप लाइब्रेरियन बन गए, बड़े अधिकारी लाइब्रेरियन में, ठीक है, बट एक रिसर्चर आया, उसे चाहिए XYZ किताब, ठीक है, और वो किसी बड़े, यानी कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का या यूनिवर्सिटी के VC का बेटा है, चलिए VC का बेटा मान लीजिए हमने, और एक वही पाठक वही बुक XYZ बुक चाहिए, एक ही बुक है लाइब्रेरी में, और उसको वो चाहिए नॉर्मल, यानी कि एक गरीब बच्चे का मान लेते हैं, गरीब बच्चे को बुक चाहिए, पुअर चाइल्ड को बुक चाहिए, ठीक है, पुअर चाइल्ड को बुक चाहिए। तो उसने क्या कहा कि सर मुझे ये बुक चाहिए, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता। तो आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जिसने पहले बुक मांगी पहले तो उसको, और उससे पहले आप इस बच्चे को बुक प्रोवाइड कर जाएं, ये आपकी नैतिकता है। तो यानी कि लाइब्रेरियन की नैतिकता ये कहती है कि पहले मुझे गरीब बच्चे को बुक देनी है, और गरीब में भी उस बच्चे को बुक देनी है जो पहले मांगने आया, उसको हकदार है। भाई ये बच्चा, आप ये बताइए, VC का बच्चा है, ठीक है, वाइस चांसलर का बच्चा है, क्या वो XYZ बुक अपने पैसों से नहीं ले सकता? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, पर ये जो गरीब बच्चा है वो ये नहीं ले सकता। तो आपका लाइब्रेरियन के होने के नाते आपकी नैतिकता ये है कि सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड करें। यही छोटी सी चीज़ आपको इतने लंबे चौड़ी भाषण में आपने सीखी। तो यानी कि अब जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझिए। छोटी मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है, आज जो अभी चैप्टर है, यानी कि उसमें हमें उसकी क्या चीज़ सीखनी है, हमें वह इथिक्स सीख ले, अब उसके रोल्स सीखने हैं, यानी कि रोल्स अब आपको मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो में कुछ हो जाएगा, 2 टॉपिक्स हैं तो 2 वीडियो, ठीक है। और परेशान ना हो, जल्दी जल्दी आपके टॉपिक कवर करने हैं ये, यानी कि आपका इस संडे तक ये आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सेकंड यूनिट पे चल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट में अब बचा है आपका नेशनल लेवल ऑफ, यानी कि RRLF आपको पता ही भाई, राजा राम मोहन लाइब्रेरी है। फिर यूनेस्को इंटरनेशनल लेवल ऑफ
प्रमोशन आएगा, फिर आएगा डेफिनेशन किसकी, पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, फैक्ट आएगा, फैक्ट प्रोग्राम, फिर आएगा लाइब्रेरी पाथ एंड फंडिंग आएगा, फैक्ट आएगा, और पब्लिशर यानी ट्रेडमार्क। ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने मैराथन नहीं देखी है लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी की मैराथन देखो, और मैराथन को भी इस तरह देखो कि आप 10 बार देख लो। 10 बार देख ली, ठीक है। 10 बार देखने का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, और क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, आप जैसे ही 9वीं बार छोड़कर 10वीं बार वीडियो देखो, तो आपको रितु मैडम के बताने से पहले आपको खुद आंसर बताना है उसका, यानी कि खुद अपने मन में आंसर लगाना है, फिर चेक करना है हाँ सही है कि नहीं, करते चल जाना है। ये होनी चाहिए कला, तभी आपका एग्ज़ाम में 110 नंबर आएंगे। और संडे को आपको कंप्यूटर की क्लास भी मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर का मैं पूरा कराऊंगा। अभी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें, 5 नंबर भले ही हों, पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। मेरे जब KVS में मैंने लाइब्रेरी का पेपर तो नहीं दिया था, मैंने TGT का पेपर दिया था, पर TGT मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पर कहते हैं कि जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वो ही होता है। मेरा TGT क्लियर था, और TGT आपको बताते हैं, चलिए आज थोड़ा सा उसकी तरफ भी लेके चलते हैं। 2018 में जब जॉब निकली, तो उसी टाइम पर CTET के फॉर्म आए थे, यानी कि CTET के फॉर्म भी आए थे। 2 साल बाद CTET के फॉर्म आए थे, और KVS की भी भर्ती आई थी। तो यानी कि KVS और TGT का मेल था। मेरा किसी भी हालत में फॉर्म भरने का अनुमान, या फिर एक तरह से कह देते कि फॉर्म भर ही नहीं सकता था मैं, ठीक है, उस टाइम तक। पर KVS ने ये सलाह की कि 2 साल बाद CTET हुआ है, तो जो CTET में बैठेगा बच्चा, वो KVS में भी बैठकर पेपर दे सकता है। यानी कि इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया मुझे, मतलब कि सब मुझे क्या सबको दिया था। तो मेरा ये वाला एग्ज़ाम, यानी कि KVS SST TGT SST निकल गया था, और उस टाइम किस्मत ख़राब कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए, मेरी 80 नंबर के आसपास थे, यानी कि 80 नंबर मेरे थे यहाँ पर। तो ये जो चीज़ थी, यानी कि इंटरव्यू कॉल, या एग्ज़ाम पास, सब बर्बाद हो गया था मेरा। और किसकी तैयारी कर दी मैंने, सिर्फ इसकी तैयारी कर दी थी, सारी की सारी अपनी जान यहाँ लगा दी। तो ये मेरा क्लियर हो गया, और ये मेरा क्लियर नहीं हुआ। आज मेरा CTET क्लियर है, तो आज मुझे KVS का देखना है, और मैं KVS के पढ़ा भी रहा हूँ। तो उस चीज़ में देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, कहते हैं कि मेरी BEd उस टाइम पे, BEd का टाइम चला था, फिर मैंने MAd करी, MAd के बाद काउंसलिंग करी, काउंसलिंग के बाद MA करी, MA के साथ साथ मतलब उसी तरह से मैंने BLEAV भी करी। तो ये सब चीज़ें मेरी, कहते हैं यहाँ छूटा तो आगे जाके चीज़ मिल गई मुझे। अब मैं अप्रोप्रिएट बहुत सारी चीज़ों के लिए हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए भी भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खोलता है। तो ये सब चीज़ें मत सोचिए कि आपका ये रास्ता बंद हुआ या वो रास्ता बंद हुआ। आप सिर्फ अपनी मेहनत करिए, ऊपर वाले का अपने आप फल देगा, यानी कि उसका काम है फल देना, आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करिए, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा हो गई। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए वीडियो को। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।